दोस्तों इस वीडियो के साथ हम आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करा रहे हैं जिसको बोलते हैं केन्जियन लिक्विडिटी डिमांड थ्योरी या लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ मनी डिमांड। तो कई सारे नामों से इसको जाना जाता है, डिटेल में हम आप बच्चों को कराने वाले हैं। साथ ही साथ हम इसके केन्जियन इकोनॉमिक्स, केन्जियन जो थॉट है या केन्जियन जो अप्रोच है उसके थ्रू मॉनेटरी इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से आप बच्चों के सामने डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये जो वीडियो है ये बहुत मतलब यूजी लेवल के साथ साथ यूजीसी नेट लेवल पे, यूपीएससी लेवल पे भी आती है। तो ये तमाम तरीके के कोर्सेज भी हम अपने एप्लीकेशन के माध्यम से प्रोवाइड आप बच्चों को कराते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। इसके अलावा हम नोट्स भी आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, वो आपको हमारे एप्लीकेशन में जो स्टडी मटीरियल ऑप्शन होगा 3 डॉट को आप क्लिक करेंगे तो स्टडी मटीरियल आएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों लिक्विडिटी डिमांड ऑफ मनी की। देखिए मैं आपको बिल्कुल आराम से समझाने की कोशिश करूँगा, नोट्स तो आप पढ़ ही लोगे बाद में। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं हमारी असेट्स होती है, हमारी असेट्स होती है। असेट्स जो होती है केन्जियन इकोनॉमिस्ट यानी कि जो केन्ज अप्रोच है वो ये मान के चलता है कि हम असेट्स के 2 ही काम कर सकते हैं, या तो हम उसे कैश रख सकते हैं या हम उसको बॉन्ड में बाय कर सकते हैं। बस यही 2 काम है बस कैश मनी के, असेट्स रखने के, और कोई तरीका नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये मान के चलिएगा कि या तो जो भी हमारी पास असेट्स है या तो हम उसे कैश में रख सकते हैं लिक्विड फॉर्म में, या हम उसे बॉन्ड बाय कर सकते हैं। अगर हम पैसे को कैश रखते हैं तो इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि कैश इज़ द मोस्ट लिक्विड असेट्स, यानी कि कैश रखने के बाद आप उस कैश को जब चाहे तब, जहाँ चाहे वहाँ, और जितनी बार चाहो उतनी बार खर्च कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास पैसा है तो आप उसे जब चाहे तब खर्च कर सकते हो। आपको मान लीजिए पनीर खाना है, सब्जी लेनी है, दूध पीना है, तो आप बॉन्ड तो जाके बेचोगे नहीं मार्केट में कि आप दुकान के पास गए भैया मेरे पास बॉन्ड है बॉन्ड ले लूँ, ऐसा तो होता नहीं है बच्चों। आपके पास जो होगा वो कैश होगा, आप कैश पेमेंट करोगे और आप उससे गुड्स ले लोगे। देखिए जब ये अप्रोच बनी होगी तो हो सकता है उस ज़माने में एटीएम ना हुआ करें, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ना हुआ करते हों, या पेटीएम ना हुआ करते हों, तो उस समय की थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। तो आपके पास मान लीजिए आपके पास जो पैसा है वो कैश फॉर्म में, आप कैश जाओगे सामान खरीद लोगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि अगर आप कैश रखते हो तो आपको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जो कि आपको मिलता अगर आप बॉन्ड को बाय कर लेते। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप बॉन्ड को बाय करते हो तो किसी भी तरीके से आपको लिक्विडिटी नहीं रहेगी, लेकिन आपका प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, आप उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा कमा पाओगे, लाभ कमा पाओगे। लेकिन अगर आप उसे कैश रखते हो तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी लिक्विडिटी आप जब चाहे तब खर्च कर सकते हो, लेकिन आप उसका नहीं खर्च कर सकते। तो बेसिकली आपको सबसे पहले सेंटेंस में यही सब बातें समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ से लेके यहाँ तक का आप पढ़ लीजिएगा नोट्स के थ्रू डाउनलोड करने के बाद। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार जो कैश की डिमांड होती है वो क्यों की जाती है। देखिए हम बॉन्ड की बात नहीं कर रहे, हम कैश की बात करें। कैश की डिमांड 3 वजह से की जाती है। पहला ट्रांजैक्शन पर्पस, दूसरा स्पेकुलेटिव पर्पस, और तीसरा है ट्रांजैक्शन पर्पस, प्रिकॉशनरी पर्पस और स्पेकुलेटिव पर्पस। और इस स्पेकुलेटिव पर्पस का जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं बॉन्ड से जुड़ी हुई है। अब हम इसको टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझाने की आपको कोशिश करेंगे। क्या है बॉन्ड, क्या है प्राइस, बॉन्ड का प्राइस क्या होता है, स्पेकुलेटिव डिमांड क्या होती है। बिल्कुल रिलैक्स होकर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि हमारे पास 2 चीज़ें हैं। या तो मान लीजिए सपोज कीजिए मेरे पास 1000 रुपये हैं और उस 1000 रुपये में से मैंने क्या किया है, 600 रुपये अपने पास कैश रखे हुए हैं और 400 रुपये का मैंने बॉन्ड बाय कर लिया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम समझ लेते हैं। ओके बच्चों, अब सबसे पहला हमने जो पैसा रखा हुआ है, सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है ट्रांजैक्शन पर्पस। इसको मैं टी बोल देता हूँ, ट्रांजैक्शन पर्पस। देखिए यहाँ लिखा भी है ट्रांजैक्शन पर्पस, ये ट्रांजैक्शन डिमांड। देखिए अगर आप डेली खर्चा करोगे, आप अगर पैसे कमाते हो तो आपको डेली खर्चा करना पड़ेगा। सुबह उठोगे, पानी पियोगे तो भी खर्चा, चाय पियोगे तो भी खर्चा, बिजली जलाओगे तो भी खर्चा, यानी कि आप डेली बेसिस पर आपको खर्चा करना पड़ता है। लेकिन इनकम तो डेली होती नहीं है, किसी की मंथली होती है, किसी की वीकली होती है। तो आपको क्या करना पड़ता है, अपनी इनकम का एक हिस्सा अपने पास रखना पड़ता है ताकि आप ट्रांजेक्शन कर सको। आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आपकी असेट्स 1000 रुपये हुई और आप 1000 के 1000 बॉन्ड बाय कर लोगे तो क्या भूखे मरना है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि आपको अपनी संपत्ति का, अपनी इनकम का एक हिस्से को
कैश रखना पड़ता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उसे खर्च कर सको। और ये कैश कितना रखोगे ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपकी इनकम के लेवल पे, यानी कि पूरी तरीके से आपकी इनकम पे लेवल डिपेंड करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का इसका कोई मतलब नहीं है, बेसिकली डिपेंड कई बातों पे करता है। आपकी इनकम कितनी है, इनकम और पेमेंट में कितना अंतर है, आप किस तरीके से पेमेंट कर रहे हो। तो देखिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा बच्चों, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको डायग्राम, ये मिटा देता हूँ मैं। हाँ देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ये किस पे डिपेंड करता है। तो मैं जैसा कि आपको रिपीट कर चुका हूँ, जो हमारा L1 है इसको हम L1 बोल रहे हैं, इट इज़ द फंक्शन ऑफ y। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरी तरीके से हमारी इनकम पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जैसा लिखा होगा L1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, पूरी तरीके से इनकम पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लिख दूँ, इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिमांड फॉर मनी या लिक्विडिटी डिमांड फॉर मनी, तो क्योंकि ये इनकम पे डिपेंड करता है इसलिए इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ ये कि ये जो डिमांड होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, ये इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड नहीं करती। इंटरेस्ट रेट कितना होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने पैसे तो आपको अपने पास रखने पड़ेंगे फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांजैक्शन पर्पज। दूसरा जो पर्पज है बच्चों वो है हमारा प्रिकॉशनरी पर्पज। देखिए भविष्य जो है वो जोखिम और अनिश्चितता से भरा हुआ है। आप कहीं बाजार जा रहे हो, आपको पैसे लेके जाने पड़ते हैं फॉर दी पर्पज ऑफ ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर आप बाजार नहीं भी जा रहे हो, मान लीजिए आप किसी मैरिज में जा रहे हो, वहाँ पे भी पैसे लेके जाने पड़ेंगे। आप कॉलेज जा रहे हो तो भी पैसे लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं ना कि कौन सी परिस्थिति कब घट जाए। जैसे मान लीजिए मैं अपने घर से कॉलेज जा रहा हूँ, हो सकता है कार पंचर हो जाए, तो उस केस में मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं कैसे ठीक कराऊंगा। इसीलिए आप केवल ट्रांजैक्शन के लिए पैसा नहीं रखते बल्कि प्रिकॉशन के लिए भी पैसा रखते हो। एक इंडिविजुअल व्यक्ति के सामने बीमारी भी आ सकती है, दुर्घटना भी आ सकती है, किसी कंपनी के सामने तालाबंदी भी आ सकती है, स्ट्राइक भी हो सकती है, उसको कच्चे माल का प्राइस कम भी बढ़ सकता है, ज़्यादा भी बढ़ सकता है। इसका मतलब तमाम ज़रूरतों की वजह से एक इकोनॉमी में लोग प्रिकॉशन के लिए पैसे को अपने पास होल्ड रखते हैं। तो इसको बोलते हैं बच्चों L2। और ये L2 जो है वो भी किस पे डिपेंड करेगा, इट इज़ द फंक्शन ऑफ y, यानी कि ये भी इंटरेस्ट रेट से इंडिपेंडेंट रहेगा। तो क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट से इंडिपेंडेंट रहेगा इसलिए मैं L2 का भी डायग्राम इसी तरीके से बनाऊंगा जिस तरीके से L1 का बनाया है। ये मेरा L2 का डायग्राम हो गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ OXY, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ OXY, और ये जो डायग्राम है ये L2 का डायग्राम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांजैक्शन के लिए जो डिमांड है और जो प्रिकॉशन के लिए जो डिमांड है वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड नहीं करती। क्योंकि इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड नहीं करती है इसीलिए इसका जो डायग्राम बनेगा वो बिल्कुल इंटरेस्ट इनइलास्टिक बनेगा। तीसरा जो बच्चों डिमांड होती है, तीसरे पॉइंट पे हम आ जाते हैं। तीसरे पॉइंट पे जो डिमांड होती है उसे बोलते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड। अब देखिए इन दोनों को जोड़कर बोला गया M1, ठीक है, ये आप याद रखिएगा M1 बोला गया। M1 इक्वल टू L1 प्लस L2। और ये इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा M1 है वो किसका फंक्शन है, y का। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि आप कितना इसे ध्यान से समझेंगे। ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास 600 रुपये हैं, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ 400 रुपये मैंने बॉन्ड मार्केट में ऑलरेडी बॉन्ड बाय कर रखे हैं, बॉन्ड बाय कर रखे हैं। अब मैंने 600 रुपये क्यों रखे हुए हैं पहले समझना। 600 रुपये में से 100 रुपये तो मैंने रखे हुए हैं ट्रांजैक्शन पर्पज़ के लिए, ताकि मैं ट्रांजैक्शन कर सकूं 100 रुपीज़, या चलिए 200 रख लिया। स्पेकुलेटिव पर्पज़ के लिए मैंने 100 रुपये रखे हुए हैं ताकि मैं बस स्पेकुलेटिव नहीं सॉरी प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, ताकि कभी जब इमरजेंसी पड़ जाए तो मैं। अब 300 रुपये मैंने रखे हुए हैं, किस लिए रखे हुए हैं समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब बॉन्ड सस्ता होगा, बॉन्ड जब क्या होगा, बॉन्ड का जो प्राइस है जब वो गिर जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इन 300 रुपये से बॉन्ड को बाय कर लूंगा। अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि मार्केट में अभी बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा है, बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा है। इसका मतलब मैं वेट कर रहा हूं कि जिस दिन मुझे लगे। देखिए स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जैसे मैं क्या करता हूं या कोई भी क्या करता है कि कुछ लोग मार्केट ऊपर जाने पे स्टॉक बेच देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंतजार कर रहे होते हैं कि मार्केट जब गिरेगी तो वो स्टॉक बाय करेंगे। इसी तरीके से मैं इंतजार कर रहा हूँ, 300 रुपये मैंने अपने पास होल्ड रखा हुआ है ताकि जब प्राइस नीचे होगा, जब प्राइस गिरेगा तो मैं बाय कर लूँगा।
और जब इसका प्राइस बढ़ जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, तो मैं क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा। ये सिंपल बात समझ लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 300 रुपये मैंने स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए रखे हुए हैं। अब बॉन्ड बाय करने का, बॉन्ड का प्राइस और इंटरेस्ट रेट में क्या रिलेशन है, उसके लिए मैंने एक टेबल बनाई हुई है। आपको मैं वो टेबल दिखा देता हूं, उसके बाद मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूं। देखिए, बात ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि ये बॉन्ड है जो 100 रुपये में रिडीम होगा, और उसका जो प्राइस है बॉन्ड का, यानी कि आपको बॉन्ड 50 रुपये में मिल गया। इसका मतलब जो इंटरेस्ट रेट होगा वो कैसे निकालेंगे, 100 - 50/50, यानी कि आज 50 का खरीदा है, जब मैच्योरिटी आएगी तो आपको 100 रुपये मिलेंगे। इसका मतलब आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 100% मिलेगा। अगर मान लीजिए यही बॉन्ड आपको 80 रुपये का मिलता, तो आपका जो रेट ऑफ रिटर्न होता वो 25% हो जाता। आप देखिए कैसे निकाला हुआ है हमने। इसका मतलब 98 रुपये होता तो आपको केवल 2.03% मिलता, और अगर बॉन्ड का प्राइस 100 रुपये होता तो आपको केवल 0% रिटर्न मिलता। इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉन्ड का प्राइस बहुत हाई है, बहुत लो प्राइस है, लो प्राइस ऑफ बॉन्ड है, तो इसका मतलब है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी L3 है, जिसको हम बोलते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, वो मेरी घट जाएगी। क्यों घट जाएगी बच्चों? क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बॉन्ड खरीदने में लगा दूंगा। यानी कि मैंने जो 1000 रुपये का वो किया था डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें से 600 रुपये मैंने अपने पास कैश रखा था और 400 रुपये के बॉन्ड रखे थे, अब मैं क्या करूंगा, ये 600 रुपये में से केवल 300 रुपये तो मैं अपनी ज़रूरतों के लिए रखूंगा, और 700 रुपये के मैं क्या करूंगा, बॉन्ड बाय कर लूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है, वैसे वैसे मैं इस अपने बॉन्ड को बेचकर उसको कैश में रख लूंगा, और उस दिन का इंतजार करूंगा जब बॉन्ड का प्राइस फिर से सस्ता हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको फिर से रिपीट करने की कोशिश करूं और बताने की कोशिश करूं कि जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट है, जो बॉन्ड का प्राइस है, बॉन्ड प्राइस है, और जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है, इनके रिलेशन को आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए इंटरेस्ट रेट अब चल रहा है, मान लीजिए सपोज कीजिए बॉन्ड का प्राइस 50 रुपये है, और हम मान रहे हैं कि रिडीम जो होगा वो होगा 100 रुपये पर। तो इसका मतलब है कि मेरा पास जो पैसा होगा, मतलब मैं क्या करूँगा, जो इंटरेस्ट रेट होगा वो इट विल बी 100%, जैसा कि हमने यहाँ पे माना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं केवल 100 रुपये को अपने पास रखूँगा L1 में, क्योंकि L1 के लिए मेरे पास केवल 400 रुपये है मान लीजिए। बाकी का जो पैसा है मैं लगा दूंगा सारा का सारा बॉन्ड में। ठीक है, मैं ये मान रहा हूँ कि हम क्या करें, 600 रुपये चले, मान लीजिए 700 रुपये टोटल मिलाकर मेरे पास 300 रुपये तो मैंने खर्च कर दी ना, 700 रुपये था। 700 रुपये में 100 रुपये का तो मैंने क्या किया, अपने पास पैसा रख लिया, और जो बॉन्ड बाय कर लिया, बॉन्ड्स अपने पास रख लिए 600 रुपये के। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लीजिए। अगर इंटरेस्ट रेट गिरकर 50% हो जाता है, इंटरेस्ट रेट गिरकर 50% हो जाता है, यानी कि बॉन्ड का प्राइस मान लीजिए या 25% हो जाता है मान लीजिए, ठीक है 25% हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा, लिक्विड रखूंगा 300, और 400 रुपये के मैं बॉन्ड खरीदूंगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लीजिए। इंटरेस्ट रेट गिर रहा है तो इंटरेस्ट रेट गिरने से मैंने ज़्यादा बॉन्ड बाय किए, सॉरी गलत बोला, इंटरेस्ट रेट गिरने से मैंने कम बॉन्ड बाय किए और ज़्यादा पैसे लिक्विड रखे, क्योंकि जिस दिन इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तब मैं बॉन्ड बाय करूंगा ना। अब मान लीजिए 10% हो गया, 10% इज टू स्मॉल, तो मैं क्या करूंगा, अपना सारा का सारा पैसा जो 700 रुपये है वो सारा का सारा पैसा मैं लिक्विड रखूंगा और 0 रुपीज़ के बॉन्ड बाय करूंगा। इसका मतलब अगर ये 5% हो जाए, 2% हो जाए, तो आई डोंट केयर अबाउट इट, क्योंकि मैंने सारा का सारा पैसा लिक्विड रखा हुआ है। इसका मतलब अगर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें, अगर इसी चीज़ का डायग्राम बनाएं, अगर हम इसी चीज़ का डायग्राम बनाएं, किसका डायग्राम बनाएं, L3 का, यानी कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इंटरेस्ट रेट, यहां पर है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी, दिस इज L3,
ओके बच्चों, तो जिस समय इंटरेस्ट रेट था हाई, हम मनी की डिमांड करेंगे कम। अगर इंटरेस्ट रेट गिर जाता है, जैसा कि यहां पे इंटरेस्ट रेट गिर गया है, तो हम बॉन्ड खरीदेंगे कम और मनी की रखेंगे अपने पास ज़्यादा। अगर इंटरेस्ट रेट और गिर जाए, लेकिन अगर मान लीजिए ये वाला वो लोअर इंटरेस्ट रेट है 10% वाला, तो उसके बाद अगर भी इंटरेस्ट रेट गिरता है तो भी हम क्या करेंगे, इस पैसे को लिक्विडी रखते रहेंगे। यानी कि एक तरीके से यहाँ पे आपका एक रेंज बन जाएगी जिसको आप बोलेंगे लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप, इसका मतलब इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी इतना गिर चुका है कि अब आप सारा का सारा पैसा अपना लिक्विडी रखोगे, यानी कि जो भी पैसा आपके पास है और बढ़ता है तो आप सारा का सारा लिक्विड रखोगे, किसी भी तरीके से बॉन्ड बाय नहीं करोगे। तो बेसिकली आपको जो समझाने की कोशिश की है वो स्पेकुलेटिव डिमांड में यही की, आप पढ़ लेना बच्चों, सारी बातें वही हैं। और मैं अपने कंक्लूजन पे वापस आने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे हमने समझा कि जो हमारा L1 है उसका डायग्राम ऐसा बनेगा, L2 का डायग्राम ऐसा बनेगा, और जो स्पेकुलेटिव डिमांड है, स्पेकुलेटिव डिमांड है, उसका डायग्राम ऐसा बनेगा L3 का। इन दोनों को बोल के बोला गया है M1, इन दोनों को, इसको बोला जाता है M2, और दोनों को मिलाकर बोल दिया जाता है MD। यानी कि ये मनी डिमांड हो गई। अगर हमें मनी डिमांड का डायग्राम बनाना है कि आखिरकार ओवरऑल डिमांड मनी कैसे बनेगी, तो देखिए मैं आपको तीनों का डायग्राम जोड़ देता हूं। तो कैसी मनी डिमांड बनेगी, देखिए मान लीजिए ये 100 रुपये है, 100, और यहां पे मान लीजिए आप 100 ही ले लेते हो तो 300 रुपये हो गया। अब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट गिर रहा है, ये गिर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो डायग्राम है वो इस तरीके से बनेगा L3 का, मतलब इससे ऊपर रहेगा, सॉरी M2, इसका M मनी डिमांड का, तीनों को जोड़ देंगे तो मतलब इस तरीके से एक पैरेलल शेप ले लेगा। ओके बच्चों, तो ये आपको याद रखना है। मैं यहां से ये वाला तो हटा रहा हूं, तो ये वाला आपका डायग्राम बनेगा मनी डिमांड का। यानी कि अब से आप जब मनी डिमांड बनाओगे तो मनी डिमांड में आप इस तरीके से बनाओगे, ये मनी डिमांड है, केंजियन मनी डिमांड है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का आपका लिक्विडिटी ट्रैप आ गया, और ये लिक्विडिटी ट्रैप हमें बता रहा है कि इसके अंदर L1, L2 और L3 तीनों जुड़े हुए हैं। इसका मतलब इसके अंदर M1 और M2 दोनों जुड़े हुए हैं। अब जो मर्जी आप इसे बोल सकते हो। तो बच्चों हमें ऑलरेडी मनी का डायग्राम, मनी डिमांड कर्व का डायग्राम मिल गया, जो कि डाउनवर्ड होता है और एक समय के बाद ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाता है। यानी कि इंटरेस्ट रेट इतना गिर चुका है कि अब इससे ज़्यादा गिरने के चांसेस नहीं है। ओके बच्चों, तो ये हमारा पॉइंट है। जो लिक्विडिटी ट्रैप वाला कंसेप्ट है वो भी हमने आपको समझा दिया है कि ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा गिर चुका है कि इससे ज़्यादा गिरने के चांसेस नहीं है। बच्चों नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, और ये वाला डायग्राम भी हमने आपको बना दिया जिसमें हमने LT और इन दोनों को जोड़ के मनी डिमांड कर्व किस तरीके से बनाया है वो भी हमने आपको सिखा दिया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मनी डिमांड कर्व की, तो मनी डिमांड कर्व हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की मैं वो भी बता देता हूँ। ये मान लीजिए मनी डिमांड कर्व है, ये हमारा मनी डिमांड कर्व है। मनी डिमांड कर्व इस तरीके का इसलिए क्योंकि जो मनी डिमांड है इट इज द फंक्शन ऑफ y एंड i, इसका फंक्शन है। इसका मतलब i की वजह से नेगेटिव रिलेटेड है, यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो जो लिक्विडिटी डिमांड फॉर मनी है वो घट जाएगी और हम बॉन्ड बाय करेंगे। लेकिन अगर इनकम बढ़ जाए तो ये इस तरीके से शिफ्ट कर जाएगा। यानी कि ये जो मूवमेंट दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जब इनकम इंक्रीज हो जाती है तब। इसका मतलब आप याद रखिएगा कि अगर हमारी नॉमिनल इनकम इंक्रीज होती है तो मनी डिमांड का आपका राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, जैसा कि यहां पे आपको दिखाया हुआ है बच्चों, आप देख लीजिए। यानी कि सेम इंटरेस्ट रेट पर, ये बता रहा है कि सेम इंटरेस्ट रेट पर अब आपकी जो मनी डिमांड है वो बढ़ गई है, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई है। पहले इनकम Y0 थी, अब इनकम Y1 हो गई है, इसीलिए आपका मनी डिमांड कर बढ़ चुका है। दो चीज़ों पर डिपेंड करता है ये, एक तो I पे नेगेटिव रिलेटेड है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ, और दूसरा आपका
वाई पे। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, मनी डिमांड इक्वल टू YLI माइनस, इस तरीके से शो करते हैं इसको बच्चों। ओके, तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि ये डाउनवर्ड क्यों होता है, राइटवर्ड क्यों शिफ्ट करता है। मनी सप्लाई की बात करें, क्योंकि अगर मॉनेटरी इक्विलिब्रियम लाना है तो आपको मनी सप्लाई को भी जानना पड़ेगा। अब मनी सप्लाई पूरी तरीके से RBI या सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी पे डिपेंड करती है। कोई माई का लाल इसको हिला नहीं सकता। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो मनी सप्लाई है वो कांस्टेंट है। इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि मनी सप्लाई इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लुएंस नहीं होती है। तो मनी डिमांड कर्व का डायग्राम हमने समझ लिया, इस तरीके का होता है। मैं एक और पेज ले लेता हूँ आप बच्चों के लिए, इस तरीके का। मनी डिमांड इस तरीके की होती है और मनी सप्लाई इस तरीके की होती है। तो ये मॉनेटरी इक्विलिब्रियम हो गया, यानी कि ये हमारा इंटरेस्ट रेट डिसाइड हो गया और ये हमारी डिमांड फॉर मनी डिसाइड हो गई। यानी कि क्वांटिटी डिमांड हो गई हमारी मनी, इसलिए इसको क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी कहते हैं। ओके बच्चों, अब मान लीजिए कि आपकी इनकम राइज कर जाए, मान लीजिए मनी डिमांड राइज कर जाए, तो क्या होगा? इसका मतलब यहां पे इनकम Y0 है, यहां पे इनकम Y1 मान रहे हैं, यानी कि इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ने से मनी डिमांड बढ़ गई। तो मनी डिमांड बढ़ने से आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएगा और इंटरेस्ट रेट बढ़कर Y1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ये मान लें कि मनी सप्लाई घट जाती है, तो इंटरेस्ट रेट आपका घट जाएगा और जो मनी की जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हम लिख लेते हैं। तो ये बच्चों पूरा का पूरा पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। इसके अलावा अब हम इसी पॉइंट को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए ये मनी सप्लाई है और ये मनी डिमांड है, ठीक है जी। ये लिक्विडिटी ट्रैप बना दिया, छोटा सा बना दिया, लेकिन है लिक्विडिटी ट्रैप। कई बुक्स में लिक्विडिटी ट्रैप नहीं भी होता, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये हमारी मनी हो गई, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अब मान लीजिए कि RBI जो है वो मनी की सप्लाई बढ़ा देती है, तो जो इंटरेस्ट रेट है वो गिर जाएगा। और अगर मनी सप्लाई को घटा दिया जाता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। तो बच्चों पूरी तरीके से इस कंसेप्ट को हमने यहां पे समझाया हुआ है, यानी कि हमने यहां पे समझाया हुआ है कि इफेक्ट ऑफ नॉमिनल इनकम इंक्रीज अगर होती है तो क्या असर पड़ेगा, और अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो क्या असर पड़ेगा। ये सारी बातें बच्चों हमने आपसे डिस्कस की हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट, यानी कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के सारे पॉइंट, एक्चुअल में ये 2 वीडियो बनी, जिसमें सबसे पहले हमने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में समझाया। इसके अलावा मॉनेटरी इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है केन्जियन इकोनॉमिक्स में, वो भी समझाया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।